कभी सोचा है कि भारत की इतनी बड़ी कानूनी व्यवस्था की जड़ें कहाँ हो सकती है? शायद यकीन न हो, पर ये एक ट्रेडिंग कंपनी में है। जी हाँ, आज हम उसी दिलचस्प कहानी में गोता लगाएंगे। कहानी शुरू होती है मेयर के न्यायालय से, एक ऐसी संस्था जिसने, आप कह सकते हैं, अनजाने में ही भारतीय न्याय का भविष्य तय कर दिया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। एक कंपनी जो मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, उसे अपनी खुद की अदालतें बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई, इसका जवाब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी से शासक बनने के सफर में मिलता है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि भाई एक अदालत की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम मद्रास में हुए पहले एक्सपेरिमेंट पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि कैसे एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ये न्याय असल में कितना अधूरा था, और आखिर में इस अदालत की विरासत क्या रही। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार भारत में फैलने लगा, उनके मुनाफे बढ़ने लगे, उनकी संपत्तियां बढ़ने लगी, और साथ ही बढ़ी इनकी सुरक्षा की चिंता। और बस इसी चिंता ने उन्हें अदालतें बनाने पर मजबूर कर दिया। आप कह सकते हैं कि ये व्यापार से शासन की तरफ उनका पहला कदम था। तो ये मेयर का न्यायालय आखिर था क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक शहर की सरकार यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ही हिस्सा था। इसमें एक मेयर होता था और उसके कुछ सलाहकार होते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये लोग सिर्फ शहर नहीं चलाते थे, बल्कि जज बनकर फैसले भी सुनाते थे। मतलब जो सरकार थी वही अदालत भी थी, दोनों में कोई फर्क नहीं। कहते हैं ना कि हर बड़ी कहानी की एक छोटी सी शुरुआत होती है, तो कंपनी की इस कानूनी कहानी में वो शुरुआत हुई मद्रास से। ये उनका पहला प्रयोग था, कह सकते हैं कि औपनिवेशिक न्याय का एक छोटा सा टेस्ट केस। ये जो टाइमलाइन है, ये हमें पूरी कहानी का एक नक्शा दिखाती है। देखिए कैसे 1687 में मद्रास में एक छोटे से बीज के तौर पर यह शुरू हुआ, फिर 1726 तक ये सिस्टम काफी बड़ा हो गया, 1753 में इसमें कुछ सुधार किए गए, और आखिर में 1774 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जगह ले ली। तो ये जो 1687 का मद्रास चार्टर था ना, ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसी ने मद्रास को एक कॉरपोरेशन सिटी बनाया, और यहीं से पहले मेयर के न्यायालय का जन्म हुआ। हाँ, ये बात सही है कि ये सिर्फ छोटे मोटे सिविल मामले ही देखता था, और आखिरी फैसला तो गवर्नर के हाथ में होता था। लेकिन यही भारत में यूरोपीय न्याय की औपचारिक शुरुआत थी, एक फॉर्मल बिगिनिंग। तो मद्रास वाला एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, और अब कंपनी ने सोचा कि इसे बड़े स्केल पर किया जाए। यहीं पर आता है 1726 का रॉयल चार्टर, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने क्या किया? इसने मद्रास वाले मॉडल को ही उठाया, और भारत में जितनी भी बड़ी ब्रिटिश बस्तियां थी, सब जगह एक जैसा सिस्टम लागू कर दिया। जरा फर्क देखिए, 1687 में ये सिर्फ मद्रास की बात थी, एक लोकल एक्सपेरिमेंट। लेकिन 1726 तक आते आते ये मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा तीनों प्रेसिडेंसीज को कवर करने वाला एक यूनिफॉर्म सिस्टम बन गया। और अब ये सिर्फ लोकल नियम कानून नहीं थे, बल्कि बाकायदा इंग्लिश लॉ और प्रोसीजर को लागू किया जा रहा था। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि 1726 के चार्टर ने पहली बार, फर्स्ट टाइम, कंपनी के सारे इलाकों में एक जैसा, एक यूनिफाइड लीगल स्ट्रक्चर बनाया। ये भारतीय कानून के इतिहास में वाकई एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। लेकिन कागज पर कानून बनाना एक बात है, और असल में जमीन पर उसे लागू करना बिल्कुल दूसरी। सवाल यह है कि क्या यह सिस्टम वाकई में निष्पक्ष था? चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा था, और ये न्याय आखिर था किसके लिए। असल में इस सिस्टम की नींव में ही कई बड़ी खामियां थीं। सोचिए, जो जज थे वो कोई कानून के एक्सपर्ट नहीं, बल्कि व्यापारी थे। सरकार और अदालत, जैसा हमने कहा, एक ही थे। और सबसे बड़ी दिक्कत, ये अदालतें साफ साफ यूरोपियन लोगों और कंपनी के फेवर में झुकी हुई थीं। अंग्रेजी कानूनों को सीधे सीधे भारतीय समाज पर थोपा जा रहा था, और इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीयों के लिए इंसाफ पाना एक सपने जैसा हो गया था। अब जब इतनी शिकायतें आने लगी, तो जाहिर है कंपनी को कुछ तो करना ही था। तो आया 1753 का चार्टर। ये एक छोटा सा सुधार था, एक करेक्शन। इसने कम से कम ये बात तो मानी कि भारतीयों पर उनकी मर्जी के बिना अंग्रेजी कानून लागू नहीं किए जाएंगे, और उनके रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। ये एक तरह से अपनी गलती मानने जैसा था, भले ही एक छोटा सा कदम ही सही। तो सवाल ये उठता है कि इस सब का मतलब क्या है?
इस पूरे सिस्टम की जिसमें इतनी खामियां थी, इतनी तरफदारी थी, उसकी विरासत क्या रही? चलिए इसका पता लगाते हैं। देखिए, ये एक सीधी लाइन है। मेयर का न्यायालय जिसमें तमाम खामियां थीं, उसी ने आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी और उसी सुप्रीम कोर्ट से धीरे-धीरे आज की हमारी मॉडर्न इंडियन जुडिशरी विकसित हुई। मतलब आज की हमारी न्याय व्यवस्था की जड़ें कहीं न कहीं उसी शुरुआती फ्लॉड एक्सपेरिमेंट में हैं। तो मेयर के न्यायालय की विरासत बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, ये पक्षपाती था, इसमें कई प्रॉब्लम थी, लेकिन ये भारत में एक यूनिफाइड मॉडर्न लीगल सिस्टम की तरफ पहला जरूरी कदम भी था। कभी-कभी ऐसा ही होता है, बड़ी-बड़ी इमारतें अक्सर कमजोर नींव पर ही खड़ी होती हैं। और यहीं पर एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, आखिर कैसे एक ऐसी अदालत जो पूरी तरह से पक्षपाती थी, जो सिर्फ अपनिवेशिक हितों के लिए बनाई गई थी, वो आधुनिक न्याय की नींव बन सकती है? शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास है, जो हमें दिखाता है कि कैसे संस्थाएं बहुत ही जटिल और अनप्रेडिक्टेड तरीकों से विकसित होती हैं।